आखिरकार जायरन को फिर से अबीसिया में कैद करने के बाद ध्रुव शौर्य, ध्रुव रायजादा और ध्रुवांतक मिलकर चैन की सांस लेने लगे। वहीं पर यावत दल के साथ साथ पूर्वी, पश्चिमी और उत्तरी दिशाओं से आए दल वाले भी चैन की सांस लेकर अंदर ही अंदर खुश होने लगे। चारों तरफ खुशियों का माहौल तैयार होने लगा। अबीसिया आए इन 3 सुपर योद्धाओं की तारीफ चारों तरफ गूंजने लगी और लोग कहने लगे, आखिरकार जायरन हार गया, अब तो जश्न की तैयारी होगी। लोगों के बीच खुशियों का माहौल छाया हुआ था कि तभी ध्रुव शौर्य को आयामों में कुछ हलचल महसूस होने लगा और अचानक से उसने देखा कि आयामों को चीरकर 7 रोशनियां उसके सामने धरती से टकराई और धीरे धीरे 7 आकृतियां उसके सामने प्रकट होने लगे। उन आकृतियों को देखकर ध्रुव एक पल के लिए जम गया और फिर उसके आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उसने देखा कि आयामों को चीरकर उसके गुरु आचार्य विदुर देव, महावस जी, उसकी बेटी ध्रुविका और उसके 2 भाई और ईरा और हिनीसा भी उस आयाम को चीरकर उसके सामने प्रकट हो गए थे। उन्हें देखकर एक पल के लिए तो ध्रुव बहुत जज्बाती हो गया। फिर वह दौड़कर गया और आचार्य को प्रणाम किया। वहीं महावस जी को भी उसने प्रणाम किया और अपनी बेटी ध्रुविका को गोद में उठाकर कहा, बेटी तुम कैसी हो? ध्रुव ने महसूस किया कि ध्रुविका की शक्तियां फिलहाल 6ठे स्तर के विद्वान जैसा हो चुका है। ये देखकर ध्रुव हैरान हो गया कि इतनी कम उम्र में वह भी कभी इस तक नहीं पहुंच पाया था। तभी ध्रुविका ने कहा, पापा आप इतने दिनों तक कहाँ पर थे? मैं आपको बहुत मिस कर रही थी। अपनी बेटी की बात सुनकर ध्रुव शौर्य बहुत ही जज्बाती हो गया और उसने अपनी बेटी से कहा, बेटी पापा आ गया ना, अब पापा कहीं नहीं जाएगा, अब हम सब मिलकर बहुत सारी मस्ती करेंगे। वहीं पर ध्रुव को अपनी बेटी से इस तरह से बातें करते देखकर हिनीसा और ईरा ने मुस्कुराते हुए ध्रुव से कहा, अरे बेटी मिलने के बाद हम तो मानो यहाँ पर है ही नहीं। वहीं उनकी बात सुनकर ध्रुव मुस्कुराया और जाके हिनीसा और ईरा के गले लग गया। उसे बीती हुई सारी बातें याद आने लगी। यह भी याद आने लगा कि कैसे हिनीसा और ईरा ने उसकी मदद की थी। वहीं पर छोटू ने जब ध्रुव शौर्य को अपने परिवार के साथ मिलते हुए देखा तो वह अंदर ही अंदर बहुत खुश हुआ, लेकिन फिर वह निंजा की तरफ देखकर थोड़ी सी मायूसी के साथ बोला, निंजा ध्रुव भाई का परिवार तो आ गया है, लेकिन मेरे परिवार वालों का क्या? उनका तो कोई पता ही नहीं है। तभी छोटू को पीछे से किसी की आवाज सुनाई दी, अरे तुम तो रायजादा परिवार के शान हो, तुमने जायरन को हरा दिया और पूरे प्लूटोनियम में रायजादा परिवार का नाम गर्व से रोशन कर दिया, और हम लोग नहीं आएंगे ऐसा भी कभी हो सकता है क्या? ये बात सुनकर जब छोटू ने पीछे देखा तो वो बड़ा ही खुश हुआ, क्योंकि पीछे उसके पिताजी, उसके दादाजी और उसके बहन वहाँ पर आ चुके थे। उन्हें देखकर छोटू भी जज्बाती हो गया और सबसे पहले उसने अपने दादाजी के पैर छुए, फिर अपने पिता के पैर छूने के बाद उसके गले लग गया और बोला, पापा मैं आपको बहुत मिस कर रहा था। आखिरकार मैंने जायरन को हरा दिया और हमारे प्लेनेट पर जायरन नाम का खतरा हमेशा के लिए टल गया। वहीं महावस जी और आचार्य विदुर देव ध्रुव शौर्य के पास आए और उससे कहने लगे, ध्रुव खतरा अभी पूरी तरह से टला नहीं है। जायरन हारा जरूर है, लेकिन अभी भी बहुत सारे अंधेरे के गुलाम छुपे हुए हैं और वे इस कोशिश में लगे रहेंगे कि दोबारा से कैसे जायरन को आजाद कर पाए। हम इस बात पर कोई भी लापरवाही नहीं दिखा सकते हैं और हमें तैयार रहना होगा। अपनी वर्तमान शक्तियों के साथ तुम तीनों मिलकर भले ही जायरन को कैद करने में सक्षम हो, लेकिन तुम्हें उसे खत्म करने का कोई तरीका ढूंढना होगा ताकि हमेशा हमेशा के लिए जायरन नाम का खतरा इस ब्रह्मांड से मिट जाए। वही ध्रुव शौर्य ने आचार्य से कहा, आचार्य आखिर हम कैसे जायरन को पूरी तरह से खत्म कर पाएंगे? ध्रुव की बात सुनकर विदुर देव ने ध्रुव से कहा, मुझे कुछ प्राचीन पुस्तकों से यह जानकारी मिली है कि जायरन को मारने के लिए शक्ति देव स्तर काफी नहीं है। ध्रुव शक्ति देव का भी 3 स्तर होता है। पहला स्तर जो कि तुम हो वह शुरुआती शक्ति देव स्तर है, उसके बाद आता है पूर्वज शक्ति देव और अंत में महाशक्ति देव स्तर। हालांकि मार्कस में शक्ति देव से ऊपरी किसी भी योद्धा का आज तक कोई जिक्र नहीं हुआ है, लेकिन इन पुस्तकों में मुझे कुछ सुराग मिला है जिसके जरिए एक शक्ति देव अपने स्तर को और भी आगे ले जा सकता है। वही तारिश देव ने भी यह कोशिश किया था कि वह शक्ति देव का ऊपरी स्तर तक पहुंच पाए, हालांकि वह असफल रहा। मार्कस में शक्ति देव बनने के बाद शक्ति देव योद्धा इसलिए मार्कस छोड़ के चले गए क्योंकि उन्हें तलाश थी शक्ति देव के अगले स्तर यानी पूर्वज शक्ति देव और महाशक्ति देव बनने की विधि। वही दूर प्लेनेट ओसाइरिस में एक योद्धा अपने सिंहासन पर बैठा था और अचानक उसके गले का लॉकेट टूट गया। टूटने के बाद उस लॉकेट से एक काली रोशनी निकली और वह रोशनी कहने लगी, ओसाइरन मेरे बेटे, मुझे फिर से कैद कर लिया गया। हालांकि मैंने हमेशा मेरी जंग से तुम्हें दूर रखा है, लेकिन इस बार मैं फिर से हार गया और अब तुम ही मेरी आखिरी उम्मीद हो। तुम्हें वापस से मुझे आजाद करना पड़ेगा, साथ ही साथ प्रलय राज को भी तुम्हें जिंदा करना पड़ेगा। वही अपने पिता की बात सुनकर ओसाइरन अपने सिंहासन से ऊपर उठकर उनसे कहने लगा, पिताजी आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपको आजाद करवा दूंगा। अपने बेटे की बात सुन जायरन ने उससे कहा, बेटा ये काम उतना आसान नहीं है। अगर मैं इन तीनों को हरा नहीं सकता तो तुम कैसे हरा पाओगे? तुम्हें सबसे पहले उनको हराने के लिए उनसे भी काफी ज्यादा ताकतवर होना पड़ेगा। मैंने ओसाइरिस की फोलन माउंटेन पर अपनी खास तकनीक जो कि है ब्लैक होल डेवोरिंग टेक्निक, जिसकी मदद से तुम किसी भी प्लेनेट को सोख सकते हो और उसमें प्लेनेट की सारी ऊर्जा तुम्हारे अंदर समाहित हो जाएगी। जितना जितना तुम प्लेनेट को सोखते जाओगे उतना ही तुम्हारी ताकत मेरी तरह बढ़ने लगेगी। तो सबसे पहले तुम जाकर उस तकनीक को हासिल करो और उस पर महारत हासिल करो। लेकिन काम यहीं पर खत्म नहीं होगा मेरे बेटे, तुम्हें उस तकनीक के साथ साथ कुछ ऐसा करना होगा जिससे त्रिदेव भी तुम्हें रोक नहीं सके। मैंने सुना है प्लेनेट लावेरिया में एक खास तकनीक है
जिसकी मदद से तुम अपने शरीर को अमर बना सकते हो, यानी तुम्हारे ऊपर कोई भी हमला हुआ तो तुम्हारा शरीर उस हमले को झेल सकेगा। हालांकि ये तकनीक फिलहाल सिर्फ ध्रुवांतक के पास है, लेकिन अगर तुम इस तकनीक को हासिल कर पाए तो तुम्हारा शरीर भी ध्रुवांतक जैसा अमर बन जाएगा। अपनी मौजूदा शक्तियों के हिसाब से तुम प्लेनेट मार्कस के किसी भी शक्ति देव से कम नहीं हो, लेकिन शक्ति देव बनना कुछ नहीं है, तुम्हें उससे भी और ताकतवर बनना पड़ेगा, ताकि तीनों प्लेनेट के सुपर योद्धा मिलकर भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाए। और एक बार अगर तुम मुझे आजाद कर पाए तो हम मिलकर इस बार उन पर कहर बरसाएंगे, सब कुछ तबाह कर देंगे, उन्हें झुकने पर मजबूर कर देंगे। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ तबाही होगी और अंधेरे के फौज एक बार फिर से अपना कहर बरसाएंगे। वही प्लेनेट अबिसिया में आचार्य विदुर देव ध्रुव शौरी से कहने लगे, शक्ति देव का अगला स्तर जो कि पूर्वज शक्ति देव है, उस स्तर तक पहुंचने के लिए एक तो बहुत सारी मूल शक्ति की आवश्यकता होती है। हालांकि अभी मार्कस में मूल शक्ति मिल पाना लगभग नामुमकिन है, लेकिन इस स्तर तक पहुंचने के लिए दूसरे भी कुछ तरीके हैं। अगर तुम मार्कस में 5 और शुरुआती शक्ति देव तैयार कर पाए तो उनकी सम्मिलित शक्तियों से तुम पंच शक्ति का आह्वान करके अपने अंदर उस शक्ति को समाहित करके पूर्वज शक्ति देव तक पहुंच सकते हो। हालांकि इससे तुम्हारा शरीर तबाह हो सकता है, यहाँ तक कि तुम्हारी आत्मा भी नष्ट हो सकती है, लेकिन अगर तुम स्तर को पार कर लेते हो तो तुम आसानी से पूर्वज शक्ति देव बन पाओगे। और एक बार अगर तुम पूर्वज शक्ति देव बन गए तो तुम्हारी शक्तियाँ पहले से लगभग 1000 गुना और बढ़ जाएंगी। और अगर तुम महाशक्ति देव बन पाए तब तुम जायरन को पूरी तरह से मिटा सकते हो, क्योंकि एक महाशक्ति देव पूरे ब्रह्मांड को तबाह कर सकता है। लेकिन तुम्हें सबसे पहले 5 होनहार शक्ति देव तैयार करना पड़ेगा। मैंने और महावश जी ने मिलकर 4 देव गोली हासिल कर ली है। इनकी मदद से तुम 4-9 स्तर के विद्वान को शक्ति देव बना सकते हो। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो यह शुरुआती शक्ति देव बनने में काफी कारगर साबित होगी। एक बार तुम 5 शक्ति देव तैयार कर पाए तो उनकी शक्तियों की सम्मिलित ताकत से तुम पूर्वज शक्ति देव बन जाना और अपनी शक्ति देव की सेना के साथ तुम जायरन को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देना। आचार्य विदुर की बात सुनकर ध्रुव ने अपना सर हिलाया और अंदर ही अंदर वो ये बात महसूस करने लगा कि अगर वो इसमें सफल होता है तो जायरन का खतरा हमेशा हमेशा के लिए टल जाएगा। लेकिन कौन होंगे वे 5 शक्ति देव जिन्हें ध्रुव खुद तैयार करेगा? जानने के लिए सुनते रहिए सुपर योद्धा सीजन 3 सिर्फ पॉकेट फायर पर। प्लेनेट अबिसिया में आचार्य विदुर देव और ध्रुव शौर्य मिलकर जायरन को पूरी तरह से तबाह करने की योजना बना रहे थे। वहीं दूर पर्वत शिखर पर एक तिलस्मी जानवर जिसका शरीर आधा इंसान जैसा था और आधा गरुण जैसा, वह काला पोशाक पहने हुए उनकी बात बहुत दूर से सुन रहा था। इससे पहले कि किसी को उसके बारे में कोई भनक लगे, वो आयामों को चीरते हुए अचानक गायब हो गया। वही दूर प्लेनेट ओसाइरिस में ओसाइरन फोलन माउंटेन जाने की तैयारी करने लगा। अचानक से उसे आयामों में कुछ हलचल महसूस हुआ और उसने देखा एक रोशनी उसके सामने प्रकट हो गया। उस रोशनी को देखकर ओसाइरन ने कहा, बोलो गरुड़ा, तुम क्या खबर लाए हो? तभी वह काला पोशाक पहना हुआ तिलस्मी जानवर जो कि आधा इंसान और आधा गरुड़ जैसा था, जिसका नाम था गरुड़ा, उसने कहा, मालिक, मैंने उनकी योजना को सुन लिया है। वे लोग आपके पिताजी को हमेशा के लिए खत्म करने की योजना बना रहे हैं, जिनमें उनके पास फिलहाल 4 देव गोली है और वह 5 शक्ति देव की एक टोली बनाने वाले हैं, जिनकी मदद से ध्रुव शौर्य खुद पूर्वज शक्ति देव बन जाएगा और शायद महाशक्ति देव बनने का भी प्रयास करेगा। और इसमें अगर वह सफल हो जाता है तब वह जायरन को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देगा। हालांकि वह 5 शक्ति देव का चुनाव अभी तक नहीं कर पाया है, लेकिन बहुत जल्द ही वह मार्कस में से किसी विद्वान को चुनकर अपना शिष्य बनाएगा और उनको शक्ति देव स्तर तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेगा। ऊपर से उनके आचार्य विदुर देव भी कम शातिर नहीं है, उनके पास भी कई सारे नुस्खे हैं जिनकी मदद से वह जल्द से जल्द शक्ति देव की टोली तैयार कर पाएंगे। और अगर एक बार उसने शक्ति देव की इस टोली का निर्माण कर लिया फिर ध्रुव तो पूर्वज शक्ति देव बन ही जाएगा। और अगर एक बार वह पूर्वज शक्ति देव बन जाता है फिर वह महाशक्ति देव स्तर तक पहुंचने की भी पूरी कोशिश करेगा। और एक बात, ध्रुव ने पहले ही संसार गोली का सेवन कर लिया है। इसका मतलब उसकी ताकत न केवल मार्कस में बल्कि प्लेनेट प्लूटो में भी काम करेंगे। और प्लेनेट प्लूटोनिक और प्लेनेट मार्कस की कुछ तकनीकों को मिलाकर वह अपना कुछ शक्तिशाली अलग तकनीक का निर्माण कर पाया तो उसे रोकना भी अंधेरे के गुलामों के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। और वहीं पे प्लेनेट प्लूटो के ध्रुव रायजादा के पास भी ऑन्टो पूर्वज निशान, तिलिस्मी पत्थर और प्राचीन पत्थर है, जिनकी मदद से वह भी अपने आप को और शक्तिशाली बनाता जाएगा। और अगर तीनों प्लेनेट के देव और शक्ति देव की टोली एक साथ मिलकर फिर से हम पर हमला करेंगे तो इस बार शायद हम उनका मुकाबला नहीं कर पाए। खामोश, तुम्हें उनकी तारीफ करने के लिए यहाँ नहीं बुलाया है। तुम्हें जो काम दिया गया था तुमने वह कर दिया है। अब जाओ और जनरल डाका को बुलाओ। वही ओसाइरन के गुस्से को देखकर गरुड़ा तुरंत वहां से चला गया और वह जाके जनरल डाका को बुलाने लगा। कुछ ही देर में जनरल डाका अपने कुछ सिपाहियों के साथ ओसाइरन के पास आए और उनसे कहा, मालिक, क्या हुक्म है? जनरल डाका को देखकर ओसाइरन ने कहा, फॉलन माउंटेन जाने की तुरंत तैयारी करो। तभी जनरल डाका ने कहा, वह तो ठीक है मालिक,
लेकिन आपको तो पता ही होगा कि फॉलन माउंटेन कितना खतरनाक जगह है। आज तक कोई उस माउंटेन के 100 किलोमीटर के रेंज तक नहीं जा पाया है। और बात अगर फॉलन माउंटेन के अंदर गुफाओं में जाने की हो तो शायद ही कोई है जो आज तक उन गुफाओं में पहुंच पाया है। तभी ओसायरन ने गुस्से के साथ कहा, तुम्हें जितना कहा गया है तुम उतना ही करो, मैं खुद फॉलन माउंटेन में जाऊंगा। जी मालिक, मैं तुरंत तैयारी करता हूँ, डाका ने कहा और वह वहाँ से चला गया और फॉलन माउंटेन जाने की तैयारी करने लगा। वही सिंहासन पर बैठा ओसाइरिस अपने एस्ट्रल रिंग से एक हरे क्रिस्टल को निकाला और उसे दोनों उंगलियों के बीच रखकर दबाकर तोड़ दिया। जैसे ही क्रिस्टल टूटा, आसमान में बिजलियां चमकने लगी और चारों तरफ काले बादल छाने लगे। वही काले बादलों के बीच से एक आयामी दरार नजर आने लगा और उस दरार से एक काला धुआं वहाँ से निकलने लगा और धीरे धीरे वह धुआं एक आकृति का आकार लेने लगी और वह धुआं सीधे ओसाइरिस के पास आकर बोला, क्या हुक्म है मेरे। तभी ओसाइरिस ने कहा, ड्यूक, मेरे सबसे वफादार योद्धा, वक्त आ गया है कि मैं अपने पिता के लक्ष्य कदम पर आगे चलूं। उन्होंने मुझे फॉलन माउंटेन में छिपा हुआ उनकी खास ब्लैक होल डिवोरिंग तकनीक के बारे में बताया है। इस तकनीक को मुझे हासिल करना होगा और एक बार यह तकनीक मुझे मिल गई तो मैं किसी भी प्लेनेट को सोख कर उसकी शक्तियाँ अपने अंदर समाहित कर सकता हूँ। जैसे जैसे मैं इन प्लेनेट को सोखता रहूंगा मेरी शक्तियाँ कई गुना बढ़ती रहेगी और जैसे जैसे मैं और भी शक्तिशाली बनता जाऊंगा मेरी सेना भी शक्तिशाली बनेगी और फिर हम मिलकर पिताजी को आजाद कर देंगे। साथ ही साथ प्रलय राज को भी जिंदा करना पड़ेगा ताकि हम अपनी पूरी सेना के साथ दोबारा जंग शुरू कर सके और इस बार जंग में हम लोग ही जीतेंगे। चाहे त्रिदेव कितनी भी कोशिश कर ले लेकिन इस बार जीत हमारी ही होगी। वही ड्यूक ने कहा, ऐसा ही होगा मेरे सम्राट, लेकिन फॉलन माउंटेन के 100 किलोमीटर के रेंज तक एक दिव्य शील्ड चढ़ा हुआ है और यह कोई आम ढाल नहीं है। जो कोई भी इसके आर पार होने की कोशिश करता है वह तुरंत भस्म हो जाता है। कहा जाता है कि आपके पिता ने इस शील्ड का निर्माण एक पूरी गैलेक्सी की ताकत लगाकर की थी, जिसमें कई सारे ब्लैक होल्स की ताकत भी शामिल है। जो कोई भी इस ढाल को तोड़ने की कोशिश करता है उसकी हर कोशिश लगभग नाकाम हो जाती है। कई सारे योद्धा काफी टाइम से यह कोशिश करने में लगे हैं कि कैसे वह इस पर्वत के अंदर उस गुफा तक पहुंच पाए, लेकिन आज तक कोई जिंदा वापस नहीं आया है। क्या आपके पास कोई योजना है कि हम कैसे उस गुफा तक पहुंच पाए? तभी ओसाइरिस ने कहा, फिक्र मत करो ड्यूक, उस गुफा तक मेरे और पिताजी के अलावा कोई नहीं पहुंच सकता। तुम्हें पता है क्यों? ओसाइरन की बात सुन ड्यूक ने पूछा, क्यों मेरे मालिक? ओसाइरिस ने जवाब दिया, क्योंकि जो शील्ड उस पर चढ़ा हुआ है उसको भेदने के लिए या तो पिताजी का मूल खून या फिर उसका खून जिसके रगों में जायरन का खून दौड़ रहा है, यानी कि उनका वंशज यानी मैं। हम दोनों में से किसी का भी खून अगर उस शील्ड पर पड़ा तो वह शील्ड तुरंत गायब हो जाएगी और मैं उस गुफा पर जाकर वह तकनीक हासिल करके ल जाऊंगा। फिर उस तकनीक पर महारत भी हासिल करना होगा। जैसे जैसे इस तकनीक पर मैं महारत हासिल करने लगूंगा मेरी शक्तियाँ पिताजी जितनी ही हो जाएंगी। जैसे ही मेरी शक्तियाँ एक हद तक बढ़ जाए फिर मैं जाकर दोबारा से पिताजी को आजाद कर दूंगा और इस बार मैं अंधेरे के गुलामों के साथ साथ पूरी सेना लेकर जाऊंगा ताकि हमें कोई नहीं रोक सके। ऐसा ही होगा मेरे मालिक। ड्यूक ने सिर हिलाया। तभी वहाँ जनरल डाका आया और वह कहने लगा, मेरे मालिक, मैंने आपकी जाने की सारी तैयारी कर ली है तो हम सब कब निकलेंगे? ओसाइरिस ने कहा, जाओ और बुजुर्गों को बुलाओ, हम सब अभी निकलेंगे। जनरल डाका ने सिर हिलाते हुए कहा, जी मालिक, मैं तुरंत उनको बुला के लाता हूँ। और वह तुरंत वहाँ से बुजुर्गों को बुलाने के लिए निकल पड़ा। वही कुछ देर के बाद वहाँ 5 प्रमुख बुजुर्ग हाजिर हुए और उनमें से एक बुजुर्ग याका ने कहा, क्या बात है ओसायरन, हमें अचानक से क्यों बुलाया गया? वही ओसायरन ने कहा, बुजुर्गों, वक्त आ गया है कि हम अपनी पूरी ताकत के साथ फॉलन माउंटेन पर जाए और वहाँ से पिताजी का ब्लैक होल डेवोरिंग तकनीक हासिल करके लाए। तो क्या ओसायरन को मिल जाएगी जायरन की अमानत ब्लैक होल डेवोरिंग तकनीक और क्या वह अपने पिता जायरन की तरह उस तकनीक पर महारत हासिल कर पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट फायर पर सुपर योद्धा सीजन 3। दोस्तों, यह स्टोरी अगर आपको अच्छा लगे तो आप तुरंत इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को दबाना मत भूलिए ताकि हमारा लेटेस्ट एपिसोड का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। और अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो जरूर इस पर लाइक और कमेंट कीजिएगा। आपका मोटिवेशन ही हमें नया एपिसोड्स बनाने के लिए प्रेरित करता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। धीरे धीरे वक्त गुजरने लगा और ध्रुव का अपने गठबंधन पर यकीन प्लेनेट अबिसिया में आचार्य विदुरदेव और तीनों प्लेनेट के सुपर योद्धा यानी ध्रुव शौर्य, ध्रुव रायजादा और ध्रुवांतक मिलकर जायरन को खत्म करने का प्लान बना रहे थे। वहीं पर ध्रुव शौर्य ने आचार्य से कहा, आचार्य, आखिर कौन होंगे वे 5 शक्तिदेव जो जायरन को खत्म करने में हमारी मदद करेंगे? ध्रुव की बात सुन विदुरदेव कुछ सोचने लगे और फिर उन्होंने ध्रुव से कहा, देखो ध्रुव, हालांकि हमारे प्लेनेट मार्कस में बहुत सारे विद्वान हैं, जिनमें से काफी लोग 9 स्तर के विद्वान भी हैं, लेकिन उनमें से काफी लोग बहुत बुजुर्ग हैं। ये काम किसी नए पीढ़ी के विद्वान के हाथों ही होना चाहिए। मेरे नजरों में सबसे ज्यादा काबिल अगर तुम किसी को इस काम के लिए चुनना चाहते हो तो वे है हीरा, तुम्हारी बेटी ध्रुविका और तुम्हारे 2 भाई, क्योंकि उनके रगों में तुम्हारे ही शौर्य दल का खून दौड़ रहा है और क्योंकि तुम्हारी ब्लड लाइन अभी शुद्ध हो चुकी है
इसीलिए इनके शक्तिदेव बनने का चांस सबसे ज्यादा है। अगर ये लोग ठीक तरह से ट्रेनिंग कर पाए और अपने आप को 9वें स्तर के विद्वान तक पहुंचा पाए तो फिर देव गोली के सेवन के बाद ये शायद शक्तिदेव बनने में कामयाब हो जाएंगे। इस काम के लिए अगर कोई सबसे ज्यादा काबिल है तो वह और कोई नहीं बल्कि तुम्हारी बेटी ध्रुविका। आचार्य विदुरदेव ने ध्रुव को समझाते हुए कहा, हाँ ध्रुव, ध्रुविका के अंदर एक तो तुम्हारा खून है और दूसरा उसके अंदर हिनिसा का भी खून है। दोनों ब्लड की शक्तियों की मदद से वह दूसरों के मुकाबले बहुत ही जल्दी किसी भी चीज को सीख पाती है। और अगर तुम उसकी वर्तमान स्थिति के हिसाब से जजमेंट करोगे तो तुम्हें ये पता चल जाएगा कि उसकी उम्र पर तुम भी इतने काबिल नहीं थे। उसकी सीखने की रफ्तार मार्कस में किसी भी योद्धा से काफी ज्यादा है। इसीलिए सबसे ज्यादा मुझे यह लगता है कि तुम्हारी बेटी ध्रुविका में ही वह हुनर है कि वह भी अगला शक्तिदेव सबसे जल्दी बन पाए। लेकिन फिलहाल वह अभी विद्वान के चौथे स्तर पर है, तो सबसे पहले हमें उसे विद्वान के 9वें स्तर तक पहुंचाना पड़ेगा, जिसके लिए मैंने कुछ इंतजाम करके रखा है। और अगर बात करते हैं तुम्हारी बीवी ईरा की, तो वह फिलहाल विद्वान के 9वें स्तर पर है, इसलिए वह भी शक्तिदेव बनने में शायद कामयाब हो जाए। वहीं पर हिनिसा भी अभी विद्वान के 7वें स्तर पर है, इसीलिए उसके लिए भी 9वें स्तर तक पहुंचना उतना मुश्किल नहीं होगा। एक बार वह 9वें स्तर तक पहुंच जाए, फिर देव गोली का प्रयोग करके हम उन्हें शक्तिदेव बनने में मदद कर सकते हैं। और तुम्हारे 2 भाइयों में तुम्हारा ही ब्लड लाइन है। हालांकि फिलहाल वह महाशक्ति पूर्वज के आखिरी पड़ाव पर है, इसीलिए उनके लिए विद्वान के 9वें स्तर तक जाना काफी मुश्किल होगा। लेकिन इसका भी हल मेरे पास है। अगर हम उन्हें दिव्य रोशनी की मदद से विद्वान के 9वें स्तर तक पहुंचा पाएंगे, अगर ऐसा हो गया तब उन्हें भी देव गोली के प्रयोग से तुम शक्तिदेव बना पाओगे। हालांकि हमारे पास फिलहाल 4 ही देव गोली है, इसीलिए मैंने कुछ सोचा। तभी ध्रुव शौर्य ने आचार्य से कहा, वो क्या है आचार्य? विदुरदेव आगे ने कहा, देखो ध्रुव, तुम सिर्फ एक शक्तिदेव ही नहीं बल्कि फिलहाल मार्कस के सबसे बेहतरीन हकीम भी हो, तो तुम्हें ही एक देव गोली का निर्माण करना होगा। मैंने पहले ही पेल टावर के बुजुर्गों से क्लास 10 की यह देव गोली बनाने की विधि हासिल कर ली है, लेकिन इसे बनाने के लिए जो जो चीजों की जरूरत है वह बहुत ही दुर्लभ है। हालांकि तुम्हारे पास जो दिव्य रोशनियां हैं, हम देव गोली बनाने का सारा उम्मीद खो देंगे। विदुरदेव की बात सुन ध्रुव ने उनसे कहा, आचार्य आप फिक्र मत कीजिए, मैं जरूर देव गोली बना लूंगा। हालांकि मैंने कभी भी पहले ऐसी गोली का निर्माण नहीं किया, फिर भी मुझे पूरा यकीन है कि अगर मैंने अच्छे से मेहनत किया और अगर मैं अपने ध्यान को अच्छे से केंद्रित कर पाया तो मैं यह गोली जरूर बना लूंगा। और मेरे पास 23 दिव्य रोशनी है, उनके मदद से मैं इस काम को जरूर अंजाम देकर ही रहूंगा। ध्रुव की बात सुन विदुरदेव ने उससे कहा, ध्रुव फिलहाल मुझे 3 दिव्य रोशनियों के बीच की जरूरत है। मैं उस फ्लेम मंत्रा तकनीक सिखाऊंगा और उसकी मदद से वह 9वें रैंक की विद्वान बन सकती है। विदुरदेव की बात सुन ध्रुव चिंतित हो गया और उसने कहा, आचार्य क्या मेरी बेटी 3 दिव्य रोशनियों की शक्तियों को संभाल पाएगी? ध्रुव को चिंतित देखकर विदुरदेव ने हंसते हुए कहा, तुम शायद भूल रहे हो ध्रुव, तुम तो उस वक्त शक्ति पूर्वज भी नहीं थे जब तुम्हारे पास दिव्य रोशनियां थी। और बात अगर काबिलियत की जाए तो तुम्हारी बेटी तुमसे भी ज्यादा काबिल है। और तो और उसके अंदर नागोरा की रानी हिनिशा का भी खून है। 2 खून की वजह से वह और भी ताकतवर है। अगर उसने फ्लेम मंत्र सीख लिया तो वह कई सारी दिव्य रोशनियों को काबू कर पाएगी और उसकी ताकत भी ज्यादा बढ़ जाएगी। और तो और वह 9वें रैंक के विद्वान तक जल्द ही पहुंच सकती है। आचार्य विदुरदेव की बात सुनकर ध्रुव और भी खुश हो गया। उसने तुरंत 3 दिव्य रोशनियों के बीज निकाले जो कि थे शौर्य कमल दिव्य रोशनी का बीज, विध्वंसक दिव्य रोशनी का बीज और अपने आचार्य से मिले श्वेत कमल दिव्य रोशनी का बीज। उसको उसने अपने आचार्य को पकड़ा दिया और आचार्य से कहा, आचार्य मेरी बेटी का ख्याल रखिएगा और उसे मुझसे भी मुझसे भी ताकतवर एक योद्धा बनाकर दिखाइएगा। तीनों दिव्य रोशनी के बीज को हासिल करने के बाद आचार्य विदुरदेव ध्रुविका को लेकर धीरे धीरे वहाँ से मार्कस की तरफ रवाना होने लगे। तभी ध्रुव शौर्य को कुछ याद आया और उसने आचार्य से कहा, आचार्य रुकिए। ध्रुव को अचानक बुलाते देख आचार्य विदुर रुक गए और उन्होंने ध्रुव से कहा, क्या हुआ ध्रुव? ध्रुव ने कहा, आचार्य मेरे पास पूर्वज रुद्रदेव शौर्य की शक्ति बीज है, क्या हम इस बीज की मदद से उन्हें दोबारा जीवित कर सकते हैं? तभी आचार्य विदुरदेव सोचने लगे और फिर ध्रुव से कहा, हालांकि ये बहुत मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं, क्योंकि उन्होंने तुम्हें ताकतवर बनाने के लिए अपनी आत्मा की सारी शक्तियां बर्बाद कर दी थी। फिर भी उनका यह शक्ति बीज उन्हें पुनर्जीवित करने के लिए काफी है, लेकिन इसके लिए भी तुम्हें शक्तिदेव के कम से कम दूसरे पड़ाव तक पहुंचना पड़ेगा, तभी जाकर तुम रुद्रदेव को दोबारा पुनर्जीवित कर पाओगे। विदुरदेव की बात सुनकर ध्रुव थोड़ा मायूस हो गया, लेकिन फिर उसने जज्बात के साथ कहा, आचार्य आप फिक्र मत कीजिए, मैं शक्तिदेव के दूसरे स्तर पर पहुंच के ही रहूंगा और दोबारा से पूर्वज रुद्रदेव शौर्य को मैं जिंदा कर दूंगा। वही प्लेनेट ओसाइरिस में ओसायरन और उसकी सेना फोलन माउंटेन के बाहरी हिस्से में आ गए। तभी ओसायरन ने 5 बुजुर्गों से कहा, बुजुर्गों आप सब मिलकर होमदाई विधि की तैयारी कीजिए ताकि जल्द से जल्द मैं इस शील्ड को नष्ट कर पाऊं और अंदर गुफा में जाकर ब्लैक होल डिवोरिंग तकनीक को हासिल कर पाऊं। ओसायरन की बात सुनने के बाद 5 बुजुर्ग, बुजुर्ग आशा, बुजुर्ग अहिरा, बुजुर्ग दानिश, बुजुर्ग राका और बुजुर्ग चंडाल होमदाई विधि की तैयारी करने लगे। उन्होंने ओसायरन से कहा, सम्राट हमें सबसे पहले आपके मुंह
मूल खून की आवश्यकता है, इसलिए आप इस शील्ड डिस्ट्रक्टर में आपका मूल खून भर दीजिए ताकि हम इस शील्ड को आसानी से तोड़ पाए। तभी ओसायरन अपने मुट्ठी को कसने लगा और उसमें से बूंद बूंद करके मूल खून निकलकर शील्ड डिस्ट्रक्टर में जाने लगा और वहीं पर पांचों बुजुर्ग मिलकर मंत्र पढ़ने लगे, जिसके बाद वह शील्ड डिस्ट्रक्टर कांपने लगा और उसमें से काली रोशनी बाहर आने लगी। तो क्या ओसायरन फॉलन माउंटेन की शील्ड तोड़ने में कामयाब होगा? क्या ध्रुव अपने पूर्वज रुद्रदेव को जिंदा कर पाएगा? क्या होगा आगे जानने के लिए सुनते रहिए सुपर योद्धा रिलोडेड का अगला। कहते हुए धीरे से उसकी मुस्कुराहट कम होने लगी और उसने हल्की नाराजगी के साथ कहा, काली रोशनी को देखकर पांचों बुजुर्गों के चेहरे पर खुशी आ गई। उन्होंने खुश होते हुए कहा, आखिरकार ऐसा लगता है कि ये शील्ड अब टूटने वाली है। सभी के आंखों के सामने वह काली रोशनी जाकर उस शील्ड से टकराई, लेकिन हर एक की उम्मीद के विपरीत कोई भी हलचल महसूस नहीं हुआ। इसे देख ओसायरन गुस्सा हो गया और बुजुर्गों से बोला, आखिर ये शील्ड अब तक क्यों नहीं टूटा? वही ओसायरन की बात सुनकर बुजुर्गों में भी थोड़ा खौफ छा गया। उन्होंने डरते हुए कहा, सम्राट, हमने तो पूरी विधि के साथ ही शील्ड डिस्ट्रक्टर में आपका मूल खून डाला था और उसके बाद काली रोशनी जाकर शील्ड से भी टकराई, लेकिन इस शील्ड में क्यों कोई हलचल नहीं हो रहा है ये तो हमें भी पता नहीं है। तभी अचानक सभी को जमीन से कुछ हलचल महसूस हुआ। ऐसा महसूस होने लगा कि मानो पूरी जगह कांपने लगी हो। यह देखकर खुद ओसायरन भी चौंक गया और इंतजार करने लगा कि आखिर क्या होने वाला है। तभी धरती को चीरते हुए 8 प्राचीन दरवाजा सामने आने लगा। ये 8 दरवाजे उस शील्ड के 8 दिशाओं में अलग अलग जगह प्रकट होने लगे और 8 दरवाजे प्रकट होने के बाद चारों तरफ एक काली और खूंखार आभा छा गई, जिसे देखकर खुद ओसायरन भी चौंक गया और उसने बुजुर्गों से पूछा, बुजुर्गों, ये आखिर क्या है? ये 8 दरवाजे क्यों बाहर आ गए हैं और कहाँ है वह गुफा जहाँ से मैं ब्लैक होल डिवोरिंग तकनीक हासिल कर पाऊँ? उसके पते के बारे में तभी बुजुर्ग भी सोचने लगे और धीरे धीरे वह अपने सामने प्रकट हुए। एक गेट के पास गए और गौर से उस गेट को देखने लगे। तभी उन्हें दिखाई दिया कि गेट के एकदम ऊपरी भाग में कुछ लिखा हुआ है। वह लोग गौर से उस शब्द को पढ़ने की कोशिश करने लगे। तभी बुजुर्ग चांडाल, जो कि प्राचीन लिपियों में महारत हासिल कर चुके थे, उन्होंने उस लफ्ज को समझते हुए कहा, सम्राट, यहाँ पर लिखा है, बनेगा मालिक वो जिसे होगी हासिल हमारी 8 अमानत। उस शब्द को सुनकर ओसायरन की भौहें चढ़ गई और उसने कहा, आखिर ये 8 अमानत क्या है? तभी बुजुर्ग चांडाल ने उस गेट पर और भी गौर से नजर डाला और उसे महसूस हुआ कि गेट के अंदर कुछ प्राचीन शक्तियां छुपी हुई हैं और गेट के एकदम बीचों बीच 3 मोती जैसे चीज चमक रहे थे और उसी के नीचे लिखा था, किंग ऑफ ड्रैगन एथस की अमानत। वही एथस का नाम सुनकर बुजुर्ग याका चौंक गए और उसने ओसायरन से कहा, सम्राट, ये एथस और कोई नहीं बल्कि मोनार्क ऑफ डिस्ट्रक्शन है और जहाँ तक मुझे पता है इस पूरे ब्रह्मांड में 8 ऐसे मोनार्क थे जिनकी ताकत बेशुमार थी। हालांकि उनकी अमानत यहाँ कैसे आया ये हमें पता नहीं है, लेकिन सैकड़ों साल पहले आपके पिता जायरन ने इन मोनार्क से ही अपनी शक्तियाँ हासिल की थी और यह जो ब्लैक होल डिवोरिंग तकनीक है यह भी उन्हें मोनार्क से ही हासिल हुई थी। तो यह भी हो सकता है कि ये 8 दरवाजा इन मोनार्क की अमानत है, जिसे अगर आप हासिल कर पाए तो आप इतना शक्तिशाली बन जाएंगे जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। और शायद ये 8वां अमानत ही चाबी है उस ब्लैक होल डिवोरिंग तकनीक तक पहुंचने की। वही इस बात से बेखबर बुजुर्ग ओसायरन को मोनार्क के बारे में समझा रहे थे। वही फॉलन माउंटेन के बीचों बीच धरती के कई हजार फीट गहराई में एक लाल खूनी आंख धीरे धीरे खुलने लगी। उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई और उसने हंसते हुए कहा, आखिरकार लाखों सालों की कैद से मैं आजाद हो गया। मल्टीवर्स में आ रहा हूँ और पलक झपकते ही वह वहाँ से गायब हो गया। इधर प्लेनेट ओसाइरिस से दूर प्लेनेट आबिसिया में ध्रुव शौर्य, छोटू और ध्रुवांतक उड़ते हुए अंधेरे के गुलामों को खत्म करने के लिए उनके ठिकानों की ओर आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी अचानक भारी बारिश होने लगी और लाल और नीले बिजली के गर्जन के साथ पूरा आसमान चमकने लगा। काले बादलों ने पूरे प्लेनेट को ढक लिया। अगले ही पल ध्रुव के सिर पर एक शक्तिशाली बिजली आकर गिरी। उसने तुरंत अपना सिर पकड़ लिया। उसे इस वक्त असहनीय दर्द हो रहा था। दर्द इतना बढ़ गया कि उसका दिमाग लगभग फटने वाला था। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और अगले ही पल उसकी आंखें बंद हो गईं। दूसरी दुनिया में अचानक ड्रैगन पहाड़ी के पीछे की तलहटी में छप्पर वाली एक झोपड़ी की छत पर बिजली गिरी। बूम! तभी एक जवान लड़का अचानक बिस्तर पर खड़ा होकर बैठ गया। उसका सिर ठंडे पसीने से लथपथ था और वो जोर जोर से कराह रहा था। जैसे ही उस जवान लड़के ने अपने चारों ओर उस फूस की झोपड़ी में साज सज्जा को देखा, वो तुरंत हैरान रह गया। उसका चेहरा ठंडा पड़ गया। यह मैं कहाँ हूँ? कुछ भी ठीक नहीं है। मैं तो अंधेरे के गुलामों को खत्म करने जा रहा था। फिर क्या हुआ था? हाँ, याद आ गया। वह लड़का दंग रह गया। ऐसा लगता है कि बिजली का झटका मेरे सिर पर लगा। मेरे पास यह देखने का भी समय नहीं था कि मेरे बेहोश होने से पहले मेरे साथ क्या हुआ। यह लड़का कोई और नहीं बल्कि ध्रुव शौर्य था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो कहाँ है। ध्रुव ने अपनी हालत देखी, लेकिन तभी वह दंग रह गया। उसके शरीर में कोई भी शक्ति महसूस नहीं हो रही थी। ध्रुव का सिर अब चकराने लगा था।
ऐसा आपको लग क्या रहा था लगता है? जैसे वो मुझे फिर से कमेंट करके बेहोश हो जरूर जाएगा। बताएं। और आगे खुद को की कहानी संभालते जानने हुए के लिए उसने एक सुनते बार रहिए फिर से सुपर अपने योद्धा। शरीर की अच्छे से दीवानी जांच की, उंगली आरजे लेकिन रिवांश कुछ के फर्क साथ, नहीं पड़ा। सिर्फ वो पॉकेट कितना FM भी पर। देख ले, उसकी शक्तियां और शक्तिदेव का रैंक उसे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। छोटू, ध्रुवांतक, तुम कहाँ हो? क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो? ध्रुव ने अपने दोस्तों को आवाज दी, लेकिन वो कितना भी उन्हें पुकार ले, उसका कोई जवाब नहीं मिल रहा था। पल भर में उसके दिमाग में हजारों तरह के विचार उमड़े और बिगड़ने लगे। वो अब कुछ सोचने समझने की हालत में नहीं था। ध्रुव के साथ जीवन पता नहीं कौन से और क्या खेल रच रहा था। पहले तो वह टैलेंटेड था और कम उम्र में ही एकलव्य रैंक पर पहुंच गया था, लेकिन एक दिन उसकी सारी शक्ति खत्म हो गई। फिर 3 साल तक ध्रुव ने मेहनत, लेकिन फिर भी वह असफल रहा और उसकी मंगेतर लारा ने उसे धोखा दिया और उसे जलील किया। यहाँ तक कि उसने तो लगभग उसे मार ही दिया था। लेकिन फिर एक चमत्कार हुआ और उसे फिर से एक नया जीवन दान मिला। उसकी मुलाकात आचार्य विदुर देव से हुई, जिनके मदद से वह आसानी से अपनी मंगेतर से बदला ले सकता था। ध्रुव अभी भी झोपड़ी के अंदर उसी लकड़ी से बने बिस्तर पर बैठा था। उसे रह रहकर अपने दोस्तों, परिवारों और आचार्य विदुर देव की याद सता रही थी। पता नहीं वो सब कैसे होंगे, ध्रुव ने उदास होते हुए सोचा। ध्रुव उन सभी लोगों के बारे में सोचते हुए जो उसके प्यारे थे भावुक हो गया था। वो अभी उन सभी लोगों के बारे में सोच ही रहा था कि तभी उसका सिर भयानक दर्द से फटने लगा। अचानक उसके सिर में कुछ चमकने लगा। यह एक चौकोर डब्बे जैसे था जिसका काला पारदर्शी रंग था। ये क्या भला है? कहीं मेरे दिमाग के अंदर अंधेरे के गुलामों की आत्मा तो नहीं घुस गई? वो यह देख दंग था, लेकिन थोड़ा डरा भी हुआ था क्योंकि उसे नहीं पता था ये चीज आखिर क्या है। तभी उसे अपने दिमाग में एक आवाज सुनाई दी। वो चौकोर डिब्बे जैसी चीज खुली और उसके सामने एक चमकती हुई चीज दिखाई देने लगी। ध्रुव हैरान रह गया। मार्कस सिस्टम को चालू करने के लिए होस्ट ध्रुव को बधाई। क्या आप अपनी विशेषताओं की जांच करना चाहते हैं? एक जानी पहचानी बूढ़ी लेकिन थोड़ी कड़कड़ी आवाज सुनाई दी। ध्रुव एक पल के लिए कोई प्रतिक्रिया देने में असमर्थ था। उसने फटी हुई आंखों से एक बार फिर उस चीज को देखा जो उसके दिमाग में कहे गए इन शब्दों के साथ चमक रही थी। उसको ज्यादा हैरानी उन अजीब शब्दों से नहीं थी जो उसके दिमाग में किसी चौकोर डब्बे जैसी चीज पर चमक रहे थे। उसको हैरानी तो उस आदमी की आवाज सुनकर हुई थी। आखिर किसकी थी वो आवाज और ध्रुव कहाँ पर पहुंच गया था? ध्रुव के ऊपर वो बिजली कैसे गिरी थी? जानने के लिए सुनिए